हरे कृष्णा। अब तक तो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में फॉर्मुलेज याद हो गए होंगे, याद हो गए ना? ठीक है, तो अपने ने केडी पढ़ लिया, केपी भी पढ़ लिया, केई भी पढ़ लिया और केआर अभी नहीं पढ़ा, वो आज पढ़ेंगे। तो खैर, केडी जो है उसका फॉर्मूला था आई अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100, और अगर आफ्टर टैक्स निकालना है तो आई के साथ क्या कर रहे थे, 1 माइनस टी अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100। इसके अलावा रिडीमेबल में भी आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो रहा था, आई के साथ क्या प्लस हो रहा था, मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन आप लाइफ कर रहे थे यानी एन कर रहे थे और पूरे को डिवाइड कर रहे थे एवरेज इन्वेस्टमेंट, दैट इज मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2। और अगर आफ्टर टैक्स निकालना है तो आई के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे थे 1 माइनस टी। ठीक है, बाकी तो वैसा ही है। इसके अलावा आपने प्रेफरेंस शेयर देखा था जिसमें इंटरेस्ट तो होता नहीं है, उसकी जगह पे क्या होता है, प्रेफरेंस का डिविडेंड, तो प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100। या फिर अगर आपको बात कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट डिविडेंड का टैक्स रेट दिया हुआ है, अगर दिया है तो, वैसे तो प्रैक्टिकल जीवन में नहीं लगता लेकिन क्वेश्चन में अगर देगा तो अपन 1 प्लस कॉर्पोरेट डिविडेंड का टैक्स या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कुछ भी बोलो वो प्लस कर देंगे। इसके अलावा रिडीमेबल का वैसा ही फॉर्मूला था जैसा डेट का था, बस इंटरेस्ट की जगह क्या है यहाँ पे, पीडी, और इससे जो भी निकल रहा था ये आफ्टर टैक्स निकल रहा था। अगर आपको इसको बिफोर टैक्स बनाना पड़ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, आफ्टर टैक्स को 1 माइनस टैक्स से आप कर सकते हैं। इतना पढ़ने के बाद फिर मैंने आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी केई पढ़ाया था, जिसके कितने अप्रोचेस पढ़ाए थे, 4 अप्रोचेस पढ़ाए थे। एक कैपेम मॉडल, आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इनटू बीटा क्वेश्चन किया था, इस पे अपने ने डिविडेंड यील्ड का डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100, और अगर अर्निंग यील्ड की बात करें तो अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100। फिर आपने डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ भी देखा था, इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क किया था, कैपेम को भी इंपॉर्टेंट मार्क किया था, और इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा था, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100 प्लस जी। बट यहाँ पे एक चीज मैंने और बताई थी कि ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब ग्रोथ रेट जो है वो यूनिफॉर्म है, परपेचुइटी तक सेम है। अगर वो चेंज हो रहा है तो मैंने आपसे कहा था कि वो चीज मैं कवर करूंगा अपने डिविडेंड डिसीजन के नोट पे, क्योंकि वही समझ में आ सकती है, यहां तो रखना पड़ेगा, तो वहां समझ के करेंगे, वो ऑलरेडी मेरे में कवर्ड है। उसके बाद आज अपने को यहां से पढ़ना था कॉस्ट ऑफ न्यूली इशूड इक्विटी शेयर, यहीं से पढ़ना था ना? अभी तक जितना पढ़ा उसमें कोई डाउट, कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन, कुछ भी नहीं? यहां से चलें, चलिए। देखिए साहब, आप इक्विटी शेयर की अगर कॉस्ट निकालते हो तो आपने अभी अभी जगह जगह पढ़ा कि सर करना क्या है इक्विटी शेयर की कॉस्ट निकालने के लिए। जैसे आपने ये डिविडेंड यील्ड वाला मेथड पढ़ा, देखते रहे ना इधर, डिविडेंड यील्ड वाले मेथड में आपने देखा कि आप कुछ ना करिए, आप डिविडेंड पर शेयर लीजिए और उसको डिवाइड करिए मार्केट प्राइस से इनटू 100। यानी डिवाइड किससे कर रहे थे आप यहां पे, मार्केट प्राइस से। ऐसे ही अर्निंग यील्ड वाले में भी आप ऊपर तो अर्निंग ले रहे थे और नीचे जो आप डिवाइड कर रहे थे वो किससे डिवाइड कर रहे हैं हमको जरा बताना, मार्केट प्राइस से। डिविडेंड यील्ड में भी मार्केट प्राइस यूज कर रहे हैं, अर्निंग यील्ड में भी मार्केट प्राइस, एंड डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ में भी अगर आप देखें तो आप जो यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, मार्केट प्राइस। यहां ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, लेकिन वैसे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, मार्केट प्राइस। आप जब एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर के कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं तो यूज करते हैं मार्केट प्राइस। एग्जिस्टिंग मतलब जो ऑलरेडी पहले से इशू कर रखी है, इक्विटी हमने इशू कर रखी है आज से 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल पहले जो भी, और हमें उसकी कॉस्ट निकालनी है। हम उसको डिवाइड जब करते हैं डिनोमिनेटर में, आज का मार्केट प्राइस उठाते हैं। क्या उठाते हैं, आज का मार्केट प्राइस। लेकिन अगर कोई हमसे कहता है सर हम आज नया इक्विटी शेयर इशू करने जा रहे हैं या अभी किया है या चाहते हैं और उसकी कॉस्ट निकाल दीजिए, एक हो गया एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर, एक हो गया नया। एग्जिस्टिंग है तो फॉर्मूले में आपने देखा कि जहां पे भी जो भी फॉर्मूला इन तीनों में लगाना है, चाहे डिविडेंड यील्ड, भाई कैपेम की बात नहीं कर रहे, कैपेम तो बिल्कुल ही एक सेपरेट हो गया, उसमें तो कहीं डिवाइड ही नहीं कर रहे थे कुछ, ठीक है ना? तो डिविडेंड यील्ड तब भी डिवाइड बाई मार्केट प्राइस हो रहा है, ऊपर डिविडेंड आ रहा है, नीचे मार्केट प्राइस। अर्निंग यील्ड में भी डिवाइड बाई मार्केट प्राइस हो रहा है, ऊपर अर्निंग है, नीचे मार्केट प्राइस है। डिविडेंड प्लस ग्रोथ में भी नीचे मार्केट प्राइस है। लेकिन अगर हमें नए का निकालना है तो नए के केस में हम मार्केट प्राइस कंसीडर नहीं करते, हम नेट प्रोसीड कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड मतलब मान लो हमने 100 रुपए का इक्विटी शेयर 105 रुपए में इशू किया और 2 रुपए की फ्लोटेशन कॉस्ट आई। 100 रुपए का इक्विटी शेयर 5 रुपए के प्रीमियम यानी 105 रुपए में इशू किया और 2 रुपए की फ्लोटेशन कॉस्ट, इशू करने से संबंधित ब्रोकरेज, अंडरराइटर वगैरह का कमीशन वगैरह, प्रोस्पेक्टस छपवाना, ये सारे खर्चे आए 2 रुपए मान लो पर शेयर।
तो हम जो डिवाइड करेंगे वो 103 से करेंगे। 103 कैसे हुआ? 105 माइनस 2। यानी केवल मैंने आपको क्या समझाया? केवल इतना समझाया कि जब भी अगर क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इक्विटी की कॉस्ट निकालनी है और नया शेयर कहीं नहीं बोल रहा, तो हम डिवाइड बाय मार्केट प्राइस करते हैं। लेकिन बोल रहे नया इश्यू है, पढ़ के समझ में आ रहा है, अभी इश्यू कर रहे हैं या कर चुके हैं, अभी किया बिल्कुल, तो हम डिवाइड किससे करते हैं? नेट प्रोसीड। फॉर्मूला वही रहेगा, या तो डिविडेंड यील्ड का लगाओगे तो फॉर्मूले में बस केवल अंतर क्या आएगा? ऊपर वही रहेगा डिविडेंड पर शेयर, अगर हमें कई निकालना है आफ्टर टैक्स ही निकलेगा, न्यू इश्यू का निकालना है तो ऊपर डिविडेंड पर शेयर रहेगा, बस नीचे मार्केट प्राइस ना होके नेट प्रोसीड इनटू 100 तो आपको करना ही है परसेंटेज के लिए। सेम तरीके से अगर आप अर्निंग यील्ड का लगा रहे हो, अर्निंग दी और नए इश्यू का निकाल रहे हो कई, तो क्या करोगे? कई के लिए ऊपर अर्निंग पर शेयर ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा? नेट प्रोसीड इनटू 100। सेम तरीके से अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ वाला, कई निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे? आप ऊपर डिविडेंड पर शेयर पकड़ोगे, नीचे नेट प्रोसीड। मैंने इस फॉर्मूले में देखो दोनों लिख दिए थे, ठीक है ना? तो नीचे नेट प्रोसीड इनटू 100 और प्लस क्या करोगे जी। बात समझ में आई आपको? यही बात अगला जो हमारा टॉपिक है वो इसी के ऊपर है, कॉस्ट ऑफ न्यूली इश्यूड इक्विटी शेयर। तो इसमें अगर आप देखें फॉर्मूले में ध्यान से देखें तो मैंने वही 3 फॉर्मूले लिखे हैं। ये है डिविडेंड यील्ड वाले मेथड का फॉर्मूला, दिख रहा है ना आपको? ये है अर्निंग यील्ड का, और ये है डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ का। अगर आप डिविडेंड यील्ड का देखें तो डिविडेंड पर शेयर अपॉन क्या किया? नेट प्रोसीड इनटू 100। अर्निंग का देखें, अर्निंग पर शेयर अपॉन क्या किया? नेट प्रोसीड इनटू 100। और डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ में भी सेम फॉर्मूला, बस अपॉन में नेट प्रोसीड। बात समझ में आ गई? कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? क्वेश्चन पढ़ के कैसे समझ में आएगा सर? क्या क्वेश्चन बताएगा? बिल्कुल बताएगा कि नया शेयर है। देखते हैं, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाता हूं और करते हैं जरा। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ न्यू, आप समझ लें, ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम में भी। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी कैपिटल इश्यू फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यानी इस इंफॉर्मेशन से हमें केई निकालना। जाहिर सी बात है, नया इश्यू है, हमें फॉर्मूले में सर अच्छा इन तीनों में भी कौन सा लगाएंगे? ये अर्निंग वाला लगाओगे पहला, ये जो दिया ये डिविडेंड वाला, या डिविडेंड और प्लस ग्रोथ वाला? ये तो डेटा पढ़ के, अगर अर्निंग दी है केवल तो अर्निंग वाला, डिविडेंड दिया है, ग्रोथ दिया है तो आखिरी वाला, केवल डिविडेंड दिया है तो बीच वाला। जैसा क्वेश्चन होगा वैसा पढ़ के देखते हैं जरा क्या लिखा हुआ है। फेस वैल्यू दी है शेयर की 100 रुपए, मार्केट वैल्यू आपको परेशान करने के लिए दी है, कंफ्यूज करने के लिए। जबकि आपको पता है न्यू इश्यू में आप मार्केट वैल्यू नहीं लोगे, क्या लोगे? नेट प्रोसीड, जितने में इश्यू किया माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। सिक्योरिटी प्रीमियम 3 रुपए, मतलब बेटा 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर आप इश्यू कर रहे हो 3 रुपए के प्रीमियम पे। कितने रुपए हो गए? 103 हो गए। हाँ, फ्लोटेशन कॉस्ट अगर दी होगी तो माइनस करेंगे। आगे क्या बोल रहे हैं? आफ्टर टैक्स नेट अर्निंग, अर्निंग दी हुई है 10.5 रुपए पर शेयर। ये क्या दिया हुआ है? 10.5 रुपए ईपीएस दिया, अर्निंग पर शेयर। कॉस्ट ऑफ इश्यू 3 रुपए, कॉस्ट ऑफ इश्यू मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट दी है 3 रुपए, टैक्स का रेट है 50%, और अपने को कहीं निकालना है। तो आओ पहले तो ये बताओ, इसमें से ये जो 3 फॉर्मूले तुमको दिख रहे हैं इसमें से एक ही लगेगा, कौन सा लगाऊं? पहला वाला, क्योंकि अर्निंग दी हुई है। चलो करते हैं, आप भी कॉपी खोलिए, साथ में करते हैं। सर के आप बिल किए, सर कौन सा निकलेगा? ये आफ्टर टैक्स निकलेगा पहले बेटा। आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू, क्या करने वाले हैं सर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, ईपीएस अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100। ईपीएस अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करें। ईपीएस बताओ कितना लिखे? ईपीएस में 10.5 अपॉन नेट प्रोसीड बताओ कितनी लिखें? ईपीएस 10.5 रुपए तो दिया है, समझ में आ गया ना? नेट प्रोसीड कितनी लिखे? 100। कैसे 100 आ जाएगी? 103 माइनस 3, तो ऐसे लिख दे रहे 103 माइनस 3। अब समझ गए ना 103 कैसे है? 100 रुपए की फेस वैल्यू, 3 रुपए का प्रीमियम, तो 103 हो गया, और 3 रुपए की इत्तेफाक से फ्लोटेशन कॉस्ट थी, तो 103 में 3 रुपए माइनस होगा, तो 100 रुपए बचे इनटू 100। आप नेक्स्ट लाइन में ये लिखना, मैं इसी आगे आगे लिखता जा रहा हूं। नेक्स्ट लाइन में फॉर्मूला लिख के फिर नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करो, और फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो कितने परसेंट आएगा बताओ सॉल्व करके। क्या बात है, वेरी गुड, 10.5% आ जाएगा, 10.5%। ये आ गया के आपका
नए इशू का आफ्टर टैक्स। सर यहां लिखने की जरूरत है न्यू इशू? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, बस न्यू इशू में अपन ने मार्केट प्राइस कंसीडर ना करके नेट प्रोसीड कंसीडर किया। बात समझ में आ गई? अगर कभी न्यू इशू दिया हो और नेट प्रोसीड दी ही ना हो, इशू प्राइस वगैरह ना पता हो, कुछ नहीं, तो फिर हम मार्केट प्राइस ही ले लेंगे। क्या बोल गया मैं? फिर से बोल रहा हूं, अगर हमें न्यू इशू का निकालना है तो हम पहली प्रेफरेंस तो यही देंगे कि न्यू इशू में नेट प्रोसीड लें। लेकिन अगर एग्जाम में नेट प्रोसीड दी ही नहीं है तो क्या करें? तो मार्केट प्राइस उठा लेंगे। करके तो आना है एग्जाम में, छोड़ के नहीं आना। पहली प्रेफरेंस हमारी ये, क्लियर? और एग्जिस्टिंग शेयर में पहली प्रेफरेंस मार्केट प्राइस है। अब ये के ही निकला आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे? करो, बिल्कुल सही है, करो। 21%, ठीक है, वेरी गुड। मैं यहां लिख रहा हूं, आप लोग अपना कॉपी में अच्छे से लिख लो। के बिफोर टैक्स इज इक्वल टू क्या? के आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई 1 माइनस टैक्स रेट। यानी सर ये ऊपर 10.5 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट, ये दिया है 50%, मतलब अभी तक आप समझदार बच्चे बन गए हैं। 50 अपॉन 100 यानी 0.5, और 10.5 अपॉन में कितना बचेगा? 0.5 भी बचेगा माइनस करके 1 माइनस, तो आएगा कितना? 21, और परसेंट का साइन हमने लगा दिया। बोलो, इजी है? समझ में आ गया? पक्का सब कुछ आ गया? अब अपन जब अपने ने देखो कितनी चीजें सीख ली, अपन ने केडी सीख लिया, केपी सीख लिया, केई सीख लिया, अब सीखने जा रहे हैं केआर। ये केआर क्या होता है सर? आर फॉर रिटेन्ड अर्निंग, और केआर मींस कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो सर पहले तो ये बताइए, ये रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है? डेट तो समझ में आता है, डिवेंचर इशू करे या लोन लिया। प्रेफरेंस शेयर केपी समझ में आता है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं। इक्विटी समझ में आता है, इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। रिटेन्ड अर्निंग होती क्या है? रिटेन्ड अर्निंग का मतलब यह होता है कि कंपनी ने जो पैसा कमाया उसका वो पोर्शन जो बांटा नहीं डिविडेंड के तौर पे, रोक लिया, वो है रिटेन्ड अर्निंग। जो कमाया, और मान लो कंपनी ने कमाया लेट्स से 5 रुपए पर शेयर, 3 रुपए पर शेयर डिविडेंड के तौर पे बांट दिया, तो रोक कितना लिया? 2 रुपए। ये है रिटेन्ड अर्निंग। ये क्या है? रिटेन्ड अर्निंग। देखिए, अगर हम एक व्यापार की बात करते हैं, एक बिजनेस की बात करते हैं, आपका अगर कभी इच्छा करे, मान लो लेट्स से बिजनेस करेंगे, तो सबसे पहली चीज है आपको कैपिटल चाहिए। अब डायरेक्टली आप बहुत बड़ा बिजनेस तो खोल नहीं देंगे, पहले आप एक छोटा बिजनेस जितनी आपकी क्षमता है उस हिसाब से कैपिटल लगा करके मेहनत करके खोलेंगे। कोई भी तरीके का बिजनेस आप, लेट्स से आपको लगता है एक स्कूल खोलते हैं, तो पहले आप एक जैसा स्कूल जिस लेवल का आप खोलना चाहें खोलेंगे, जितना पैसा लगा के, फिर मेहनत करेंगे, खूब कमाएंगे, फिर उसी पैसे से हो सकता है आप एक और ब्रांच डाल दें। ऐसे ही तो बड़े बनते हैं कि एक साथ बड़े बन जाते हैं, नहीं ना? तो जैसे मान लीजिए एक छोटी सी एग्जांपल लें, मान लो एक छोटा शॉपकीपर है, उसके पास बहुत पैसा नहीं है, उसने जितना पैसा था थोड़ा सा पैसा लेके मार्केट से गुड्स खरीद के अपनी शॉप में रख लिए बेचने के लिए, बहुत पैसा था नहीं। मान लो पान की गुमटी वाला है, गुमटी समझते हो? हाँ समझते हो ना, पान की गुमटी। हाँ, तो उसने अपने यहाँ मसाला रख लिया, है ना, वो पानी वाली पाउचेस रख ली, सिगरेट रख ली, बीड़ी एडी रख ली, लोग आते बढ़िया पीते हैं। अब उससे वो पैसा कमाने लग गया, ज्यादा पैसा था नहीं। अब वो करता कि आप दिन भर में अगर मान लो 200 रुपए 300 रुपए कमाता, तो अपने ऊपर, अपने घर वालों के ऊपर खर्चा करता केवल 50-100 रुपए, बाकी पैसे बचा लेता। बचा बचा करके थोड़ा पैसा जब जुड़ गया तो 4 आइटम और रखने लगा, चिप्स भी रखने लगा अपने यहाँ, फिर कमाने लगा, फिर और थोड़ा रोका, बिस्किट भी रखने लगा। आप समझ में आए? थोड़ा और कमाने लगा, मैगी बना के बेचने लगा। बड़ा बनने के लिए ऐसे ही बनना पड़ेगा ना, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो वो जो पैसा रोक करके अपने व्यापार में लगा रहा है, दिस इज रिटेन्ड अर्निंग। खुद की कमाई को हम व्यापार में लगा रहे हैं, यह है रिटेन्ड अर्निंग। सवाल यह आता है कि जब हमने किसी और से पैसा लिया ही नहीं, अपना ही पैसा हम अपने ही व्यापार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो काहे की कॉस्ट? कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम डेट इशू करते हैं, यानी हम किसी से पैसा ला रहे, डिबेंचर होल्डर से पैसा ला रहे,
तो उसको बदले में कुछ चाहिए, कॉस्ट है। प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, उनको बदले में डिविडेंड चाहिए, कॉस्ट है। इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन है, कॉस्ट है। बट रिटेन अर्निंग तो क्या है, जो कंपनी ने खुद कमाया और डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया ऐसा डिविडेंड, अपनी कंपनी में री इन्वेस्ट कर दिया। तो पहला तो तर्क यह आता है सर इसकी कॉस्ट ही नहीं होगी। पहले तो कुछ लोगों के दिमाग में यह आता है मार्केट में कि भाई इसकी काहे की कॉस्ट। आप समझ रहे हैं कॉस्ट का मतलब, जो पैसा हम कहीं से लाए तब तो कॉस्ट है, जब पैसा हमने अपना ही पैसा लगा दिया तो काहे की कॉस्ट। तो क्या इसकी भी कॉस्ट आती है? आंसर इज यस। सर कैसे, इसकी कॉस्ट कैसे है? पहले तो ये एक्सप्लेन करते हैं इसकी कॉस्ट कैसे। जरा समझिए, एक इक्विटी वाले के एंगल से समझिएगा। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया और लेट से आपने 100 रुपए लगाए। कितने रुपए लगाए? 100 रुपए लगाए। बढ़िया से आपने कहीं से जुगाड़ करके 100 रुपए लगा दिए। उस कंपनी ने पहले साल कमाया 10 रुपए और आपको लेट से पूरे 10 रुपए का डिविडेंड भी बांट दिया। क्या बांट दिया? पूरा 10 रुपए का डिविडेंड। ये आप छोटी रकम मत समझना। समझने के लिए ये जो हम फिगर्स लेते हैं ना, ये 100 और 10 ना समझना कि 100 और 10 हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, इतने के तुम कुत्ते के बिस्किट खिला देते हैं, ऐसे नहीं समझने का, ठीक है ना। ये आप लाखों में करोड़ों में फिगर अपने दिमाग में समझे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। लेता हूं मैं छोटी फिगर। अच्छा अब जरा समझो, मान लो एक कंपनी ने 10 कमाए और 10 का पूरा आपको डिविडेंड बांट दिया और आपको अभी तुरंत पैसों की जरूरत नहीं है। आपको अभी तुरंत पैसों, भगवान की दया से पैसा आपके पास बहुत है, तो आप क्या करोगे? ये जो 10 रुपए इसको भी कहीं पे इन्वेस्ट कर दोगे। 10 रुपए का कंपनी ने डिविडेंड दिया तो इसको भी आप कहीं पे इन्वेस्ट कर दोगे। अब अगली बार आप इस कंपनी में तो 100 लगाए, उस पे भी रिटर्न जितना चाहते हो चाहोगे, और जहां पे भी 10 रुपए लगाए, में भी एफडी कर दी है, दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लिया, डेट में पैसा लगा दिया, इस पे भी तो रिटर्न चाहोगे। बात समझ में आ रही है? वहीं पे एक और एग्जांपल, मान लो सेम कंपनी ने, आपने 100 रुपए लगाए, उस कंपनी ने 10 रुपए कमाए अर्निंग, और इस बार आपको डिविडेंड बांटा ही नहीं, डिविडेंड पर शेयर 0। वो कंपनी कह रही है हमें अपने और मशीन्स खरीदनी है, ग्रोथ के लिए पैसों की जरूरत है, तुम डिविडेंड नहीं बांट रहे इस बार। यानी आपका वो जो 10 रुपए कंपनी ने कमाया वो आपको दे करके नहीं दिया, नहीं, अपने यहां ही री इन्वेस्ट कर लिया एज अ शेयर होल्डर। अब आपके नजरिए से उस कंपनी में टोटल जो पैसे लगे हैं वो 100 नहीं लगे हैं। आपके कितने रुपए लग चुके हैं? अब 110 हो गए। 110 कैसे हो गए? लगाए आपने 100 ही थे, लेकिन एक साल इंतजार किया, कंपनी ने 10 कमाए, आपकी इच्छा थी कि हमको दे दो 10, हम कहीं इन्वेस्ट कर देते, आपको कंपनी ने दिया नहीं। 10 कमाए, दिया नहीं, तो है तो वो भी आपका ना। अगली बार जब आप रिटर्न चाहोगे तो 100 रुपए पे नहीं चाहोगे कि हमको कमा के दो, आप किससे में कहोगे कंपनी को कमा के दो? 110 पे हमको कमा के दो, क्योंकि वो 100 तो हमने लगाए थे, 10 भी तो हमारी ही कमाई थी। वो 10 तुमने हमको दिए नहीं, तो 10 पे भी तो कमा के दो। मानते हो कि नहीं? जैसे मान लो आपने बैंक में एफडी कराई, 5 साल की एफडी कराई, मान लो 10% ब्याज पे, 100 रुपए की अपने बैंक में आज गए, एफडी करा दी 100 रुपए की, 10% पर एनम का इंटरेस्ट है। और मान लो बैंक जो है वो एनुअली कंपाउंडिंग करता है, एनुअली मतलब हर साल ब्याज देता है एफडी में। तो पहले साल जो ब्याज मिलेगा वो 100 रुपए का 10% मिलेगा, यानी कितने रुपए मिलेगा? 10 रुपए। अब आपने क्या किया, आपने बैंक से कहा कि हमको देना नहीं, हमें मैच्योरिटी में आखिरी में चाहिए, बीच बीच में ब्याज पे ना करना। तो अब अगली बार बैंक, जब ये पहला साल का ब्याज है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, अगली बार जो बैंक सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आपको देगा ना 10%, वो 100 का 10% नहीं देगा, 110 का 10% देगा। जाहिर सी बात है भैया, हमारे तो अब 110 रुपए आपके यहां हो गया ना। आप समझे कि नहीं? या तो आप 10 रुपए विड्रॉ कर लेते, या तो आप 10 रुपए विड्रॉ करते रहते कि भैया पहले साल में 10 रुपए ब्याज वाला हमको दे दीजिए, हम घर का खर्चा करना, तो फिर अगली बार फिर 100 का मिलता। लेकिन अगर हम क्यूमुलेटिव एफडी कर रहे हैं, उसी में क्यूमुलेट हो रहा है, तो अगले साल हमें 110 का 10% 11 रुपए मिलेगा, फिर हो जाएगा टोटल 121। थर्ड ईयर में अब हमें जो 10% अगर ब्याज का रेट है तो 121 का मिलेगा, यानी 12.1 मिलेगा। आप समझ रहे मेरी बात? सेम तरीके से अगर एक कंपनी पैसा कमा रही है और बांट नहीं रही है, या कुछ पोर्शन बांट रही है कुछ नहीं बांट रही, तो जो नहीं बांट रही है शेयर होल्डर के नजरिए से उसका वो भी तो पैसा कंपनी में लगा है, उसको बदले में उस पर भी तो रिटर्न चाहिए, उसकी एक्सपेक्टेशन उस पर भी तो है, और जब उस पर भी आपकी एक्सपेक्टेशन है तो कंपनी की तो कॉस्ट है ही, कंपनी को तो उस पर भी कमा करके देना ही पड़ेगा।
अगर आप उस पर कमा करके देने लायक नहीं है तो काहे रोक लिया आपने? हमारा पैसा हमको दे देते। अगर आपने हमारा पैसा रोका है तो आप इस पे भी तो यानी कमा करके देंगे ना। आप समझ रहे हैं बात में? इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? यस और नो? इसलिए इसकी कॉस्ट आती है, इसलिए इसकी रिटेन अर्निंग की क्या आती है? कॉस्ट आती है। अब रिटेन अर्निंग की कॉस्ट हम निकालें कैसे सर? रिटेन अर्निंग सबसे ज्यादा किससे सिमिलर है? मतलब सबसे ज्यादा किससे सिमिलर है कहने का मतलब कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा सिमिलर होगी कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर से कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी से? कि आप समझिए रिटेन अर्निंग किसका पैसा रिटेन किसका कर रहे होगे? डेट वालों का कि प्रेफरेंस का कि इक्विटी का? अर्निंग पर शेयर में ज्यादातर किसका हक होता है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर में इक्विटी। यानी केआर किससे सिमिलर है? केई के बराबर। किससे सिमिलर है? केई के बराबर। तो हम जो केआर की कॉस्ट पकड़ते हैं वो जितनी केई होती है उतनी ही पकड़ते हैं। जितनी केई है वही केआर है, क्योंकि है तो उन्हीं का ही पैसा। आप समझ रहे मेरी बात को? जितनी केई है उतनी ही केआर है। बस छोटा सा अंतर क्या होता है कि केआर वगैरह में थोड़ा सा हमारा बेनिफिट हो जाता है, थोड़ा सा हमारा फायदा हो जाता है। रिटेन अर्निंग में थोड़ा सा कंपनी का फायदा हो जाता है। फायदा क्या हो जाता है? अगर हम आज मार्केट से पैसा लाते, इक्विटी शेयर इश्यू करके पैसा लाते, तो हो सकता है हमें ब्रोकरेज पे करनी पड़ती, ब्रोकरेज बच जाती है। आपको समझाई ब्रोकरेज कैसे बच जाती है? दलाली, अंडरराइटर अपॉइंट थोड़ी ना करना पड़ेगा, हमने खुद का पैसा लगाया। हो सकता है अगर हम डिविडेंड बांट देते शेयर होल्डर को, अगर हम डिविडेंड बांट देते शेयर होल्डर को, तो शेयर होल्डर को डिविडेंड पे हो सकता है टैक्स देना पड़ता, वो बच गया उसका। 100 रुपए में कंपनी ने 10 रुपए कमाया, अगर 10 रुपए बांट देते तो हो सकता है आपके हाथ में 10 रुपए टैक्सेबल होता। आप इनकम टैक्स में पढ़ेंगे कि जो डिविडेंड हमें रिसीव होता है वो इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का हेड है, उसमें टैक्सेबल होता है। हमारे हाथ में उसे टैक्स देना पड़ता है, शेयर होल्डर को टैक्स देना पड़ता है उस पर। तो अगर हमने डिविडेंड नहीं बांटा तो आपका टैक्स बच गया। आपको बात समझ में आई? केआर में फ्लोटेशन कॉस्ट भी कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है, जीरो हो जाती है फ्लोटेशन कॉस्ट, ब्रोकरेज बच जाती है, क्योंकि हमको इश्यू तो कर नहीं रहे। तो वैसे जो केई है वैसा ही उतना ही केआर होता है, लेकिन उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन होता है, तो इसलिए उसका एक नया फॉर्मूला हमें बनाना पड़ता है। क्या बनता है केआर का फॉर्मूला? आइए देखें। बहुत ही भयानक सा फॉर्मूला आपको दिखेगा, लेकिन डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। मैं पूरा क्वेश्चन आपको कराऊंगा। केआर, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। पहले फॉर्मूले पे जरा अगर आप निगाह डाल पाए तो एक भयानक सा आपको फॉर्मूला दिख रहा है, लेकिन डरना नहीं बिल्कुल भी। जैसे अपन ने केई जो पढ़ा था, जो डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ वाले से पढ़ा था ना, ये फॉर्मूले से, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ से, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100 प्लस जी, इसी से ही केआर का फॉर्मूला बनाया गया। इसी केई से केआर का फॉर्मूला बनाया गया विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस। वो दिखाता हूं कि क्या और क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो आइए, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, पहले तो एक फॉर्मूले पे नजर डालते हैं। केआर क्या लिखा है? डीपीएस प्लस जी 1 माइनस टीआई, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस बी अपॉन मार्केट प्राइस और ब्रैकेट में 1 माइनस टीई और पूरे का इनटू 100 तो करते ही हैं। तो है क्या है? एक बार ऊपर से पढ़ते जरा क्या लिखा है। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग केआर, द पार्ट ऑफ अर्निंग्स ऑफ ए कंपनी विच रिमेन विथ इट, वो अर्निंग जो कंपनी अपने पास बांट देती है कि रोक लेती है? रोक लेती है। द पार्ट ऑफ अर्निंग ऑफ ए कंपनी विच रिमेन विथ इट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के बाद जो रोक लिया, उसी को कहलाती है, क्या कहलाती है? रिटेन अर्निंग। यानी कंपनी ने वो पैसा अर्निंग का जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया वो है रिटेन अर्निंग। उसकी कॉस्ट क्या होती है? बहुत ध्यान से समझते हैं, बहुत ध्यान से। केआर जो है वो कैसे निकलता है सर? डीपीएस। डीपीएस का फुल फॉर्म तो आपको बताइए क्या है? डिविडेंड पर शेयर। केआर या सीआर का फुल फॉर्म है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, डीपीएस है डिविडेंड पर शेयर, प्लस जी, जी का फुल फॉर्म ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड। देखते जाना, ठीक है ना। इसके अलावा अपॉन मार्केट प्राइस तो वहां पे भी कर रहे थे, यहां पे भी करेंगे, तो अपॉन एमपी यानी प्रेजेंट मार्केट प्राइस पर शेयर। सर और क्या साथ में ये मल्टीप्लाई कर दिया गया? ये बताओ। 1 माइनस टीआई, 1 तो 1 होता है, टीआई क्या होता है? टीआई का मतलब है मार्जिनल टैक्स रेट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल शेयर होल्डर। सर क्या है, क्या मतलब? समझ में नहीं आया, इसीलिए मैंने जानबूझ ब्रैकेट में आसान भाषा में लिख दिया कि इसका मतलब है पर्सनल इनकम टैक्स रेट। क्या मतलब है इसका? देखो सुनो, एक होता है कंपनी को जो इनकम टैक्स भरना पड़ेगा वो रेट। मान लो कंपनी के ऊपर 30%, 40%, 50% इनकम टैक्स लगता है। अभी तक जितने क्वेश्चन करते थे ना उसमें टैक्स रेट दिया होता था ना, वो रेट कंपनी का होता था। हम यहां उसकी बात नहीं कर रहे।
तो सर किसकी बात कर रहे हो? हम बात कर रहे हैं कि अगर हम शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देते तो शेयर होल्डर के ऊपर पर्सनल इनकम टैक्स का रेट कितना होता? पर्सनल मतलब उस इंडिविजुअल का इनकम टैक्स का रेट कितना होता? हमें क्वेश्चन में दिया होगा, हम वो उठा लेंगे। तो TI, आई स्टैंड फॉर, आई ऐसे याद रखो, आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल टैक्स रेट, नॉट कंपनी का टैक्स रेट। किसका टैक्स रेट? इंडिविजुअल। या फिर आप पूरा याद रखो तो बहुत बढ़िया, मार्जिनल टैक्स रेट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल शेयर होल्डर, या फिर पर्सनल इनकम टैक्स रेट, किसी भी नाम से हो सकता है, क्वेश्चन में आपको दिया हो। तो 1 माइनस TI आपको करना है। और सर क्या करना है? 1 माइनस B। अगर आप रिटेन्ड अर्निंग ही रोक रहे हो तो आपकी एक और सेविंग हो गई, एक और बचत हो गई, काहे की? ब्रोकरेज कॉस्ट। क्या बच गया आपका? या फ्लोटेशन कॉस्ट के नाम से भी इसको बोल सकते हैं। तो फॉर्मूले में हम V1 माइनस B लिखते हैं। B स्टैंड फॉर ब्रोकरेज कॉस्ट। क्या लिखा है? B फॉर ब्रोकरेज कॉस्ट। और सर ये नीचे भी तो आपने मार्केट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया है 1 माइनस TE। सर ये क्या है? TE क्या है? TE ये है कैपिटल गेन टैक्स रेट शेयर होल्डर का। सर मतलब क्या होता है इसका? मतलब ये होता है कि अगर शेयर होल्डर ये शेयर बेच देता तो कैपिटल गेन कितना होता? आप इनकम टैक्स में भी पढ़ेंगे। मतलब जैसे मान लो हमने एक शेयर खरीदा 100 रुपए का और आज बेच रहे हो शेयर को 500 रुपए में, तो मेरा कितना फायदा? 400। ये भी इनकम टैक्स में टैक्सेबल है। मतलब एक तो जो डिविडेंड मिल रहा है वो तो टैक्सेबल है ही, और जो कैपिटल गेन है वो भी टैक्सेबल है, वो भी टैक्सेबल होता है। कैपिटल गेन का एक हेड होता है, इनकम टैक्स में पढ़ाऊंगा आपको। कह रहे साहब उसके रेट से डिवाइड करना है जो कैपिटल गेन का टैक्स रेट है 1 माइनस TE। आप समझे? फिर से एक बार पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से खुद दिमाग में बैठाना पड़ेगा। ऊपर डिविडेंड पर शेयर प्लस G ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में यानी मल्टीप्लाई में क्या है? 1 माइनस, क्या माइनस किया है बेटा? TI इंडिविजुअल शेयर होल्डर का जो टैक्स रेट है, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस B ब्रोकरेज को। ऊपर बस इतना ही। फिर डिवाइड है मार्केट प्राइस और ब्रैकेट में 1 माइनस TE। TE क्या है सर? कैपिटल गेन का टैक्स रेट इंडिविजुअल शेयर होल्डर का। हो सकता है आपको जब रिटेन्ड अर्निंग निकालनी हो क्वेश्चन में, तो हो सकता है आपको इंडिविजुअल शेयर होल्डर का पर्सनल टैक्स रेट दिया ही ना हो। TI गिवन ना हो क्वेश्चन में, मे बी पॉसिबिलिटी है TI भी ना दिया हो, ब्रोकरेज भी नहीं दियो B, और कैपिटल गेन का टैक्स रेट यानी TE जो नीचे डिवाइड कर रहे हैं 1 माइनस TE, वो भी ना गिवन हो। नहीं गिवन होगा तो क्या करोगे? जीरो मान लेंगे। 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 0। कैलकुलेटर में बात करके चेक करो। 1, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 1, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 1 1। गजब, बहुत बढ़िया। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 1 1 हो जाता है। 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। सेम नंबर आएगा ना, जो नंबर मल्टीप्लाई 1 से करेंगे वही नंबर बचेगा, 1 से कोई फायदा नहीं बचेगा ना। अगर मान लो ये पोर्शन नहीं है तो आप देखो आपके फॉर्मूले में बचेगा क्या? आपके फॉर्मूले में केवल डिविडेंड पर शेयर प्लस G बचेगा। ऊपर वाला पोर्शन तो मल्टीप्लाई में सब 1 हो जाएगा, नीचे जो डिवाइड होगा वो केवल मार्केट प्राइस। बट हम लिखेंगे पूरा, जितना डेटा गिवन है KR के लिए हम उतना डेटा उसमें लिख देंगे। मान लो हम KR निकालने बैठे, ग्रोथ नहीं गिवन है, क्या करें? 0 मान लेंगे ग्रोथ, तो डिविडेंड पर शेयर हो जाएगा, G है मतलब ही नहीं है। तो मैंने इसलिए आपको पूरा फॉर्मूला सिखाया है। इसको कुछ लोग आधा सिखाते हैं, मैंने पूरा सिखाया है क्योंकि क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में दिया है। अब एग्जाम में जैसा अगर डेटा दिया होगा हम लिख देंगे पहले पूरा फॉर्मूला, फिर जो डेटा दिया होगा उतना पुट कर देंगे। बात समझ में आई? पक्का एक क्वेश्चन है, मैं करा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, यानी अपन को CR बोल लो या KR बोलने हो, निकालना है, रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है सर। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, और क्या इंफॉर्मेशन है बेटा? ये जो भी निकलता है, वेरी गुड, KR जो भी निकलता है वो आफ्टर टैक्स ही निकलता है हमेशा। जो भी इस फॉर्मूले से निकलेगा ये आफ्टर टैक्स निकलेगा। अगर हमें बिफोर टैक्स निकालना है तो सेम तरीका अपनाएंगे, आफ्टर टैक्स अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। तो ये जो भी निकल रहा है KP से लेकर के KE और KR, ये हमेशा पहली बार में आफ्टर टैक्स निकलता है। बाद में निकालना हो तो 1 माइनस टैक्स रेट, आप KR आफ्टर टैक्स अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट कर दोगे तो बिफोर टैक्स आ जाएगा। ठीक है, अब पढ़े? चलो अब पढ़ते। देखो आप हमको बताते जाना ऊपर वाले फॉर्मूले के हिसाब से क्या क्या गिवन है, बस फिर पुट करना रह जाएगा। डिविडेंड पर शेयर 10 रुपए, ऊपर वाले फॉर्मूले के हिसाब से क्या चीज है? DPS है। डिविडेंड पर शेयर तो साफ साफ दिख रहा है DPS।
पर्सनल इनकम टैक्स का रेट है 30%। ये क्या है ऊपर वाले फॉर्मूले में? टीआई है, टीई है, बी है, क्या है ये? टीआई है। अच्छा, टीआई जो है 30% मतलब क्या होता है? 30/100 यानी 0.3। तो इसको अपन जब पुट करेंगे ना 1 माइनस के साथ तो 0.3 लिखेंगे। सर ये क्या? पर्सनल कैपिटल गेन टैक्स रेट 20%। टीई दिया है, वेरी गुड। बस पहचानना है, अगर हम पहचान लेंगे फॉर्मूला हमारे दिमाग में तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 20% मतलब 0.2। सर बेटा, सर कॉर्पोरेट टैक्स रेट ये इस फॉर्मूले में क्या है? कंपनी का टैक्स रेट ये कहीं नहीं है इस फॉर्मूले में। ये तो सिर्फ इसलिए है कि जब आफ्टर टैक्स निकाल दिया उसके बाद अगर आपको बिफोर टैक्स निकालना है तो 1 माइनस जो आप टैक्स रेट करते हो वो है, बाकी इस फॉर्मूले में कुछ नहीं है। सर ये मार्केट प्राइस पर शेयर क्या है? 100 रुपए, एमपी है। ब्रोकरेज क्या चीज है? बी है। और 2% मतलब क्या होता है? 0.02 होगा, 2 नहीं होगा। 20% होता है 0.2। दो तो 2/100 करोगे तो 0.02 आएगा मेरे हिसाब से, है ना? बस चलो अब कॉपी में फॉर्मूला नोट करो और सॉल्व करते आइए, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। के आर इज इक्वल टू, पहले हम फॉर्मूला लिख दें सर, डिविडेंड पर शेयर। अच्छा, इसमें ग्रोथ दी है कि नहीं दी है? नहीं दी है। तो आप चाहो तो फॉर्मूले में प्लस जी लिखना हो तो लिख भी सकते हो, नहीं लिखना हो तो भी चलेगा। लिख भी देंगे तो हम 0 लिख देंगे बाद में, ठीक है? तो हम लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ब्रैकेट में साथ में 1 माइनस टी आई और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में 1 माइनस बी। ये बी है, बीटा नहीं है कैपम वाले फॉर्मूले के हिसाब से। बी फॉर ब्रोकरेज कॉस्ट है, अपॉन सर मार्केट प्राइस 1 माइनस टीई और इनटू 100। अभी तो मैंने बस फॉर्मूला लिखा है, अब चीजें चलिए पुट कर देते हैं। तो के आर इज इक्वल टू सर डिविडेंड पर शेयर कितना लूं बेटा? डिविडेंड पर शेयर में 10 रुपीज सर, प्लस ग्रोथ 0। ठीक है, मैं 0 लिख देता हूं, प्लस ग्रोथ सर मल्टीप्लाई में 1 माइनस टीआई। टीआई आपने कहा 30% यानी 0.3 सर, फिर मल्टीप्लाई में 1 माइनस ब्रोकरेज कॉस्ट 0.02 पकड़ना, 0.2 मत पकड़ लेना क्योंकि 2% है ब्रोकरेज कॉस्ट, अपॉन मार्केट प्राइस कितना दिया है? 100 रुपए। 1 माइनस कैपिटल गेन का टैक्स रेट जिसको आप पी बोल रहे हैं 0.2 और परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100। क्या सर हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे? कर पाएंगे? हाँ बताइए। हाँ हाँ, 8.575। ठीक है, बाकी बच्चे एक बार करो, नहीं कर पाओ तो हमको बता देना, सॉल्व करा देंगे, इससे कोई चीज नहीं है। बाकी एक बार ट्राई करो, ये पुट करो। आप एक दो स्टेप, मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपसे सुन के 8.575, आप एक दो स्टेप में लिख देना बस, और ना आ पाए तो बता देना। ऊपर वाली चीजें वो पहले ब्रैकेट खोल खोल के सब मल्टीप्लाई आखिरी में कर देना। आपका कैलकुलेटर कहां गया? नहीं नहीं, भूल गई। रोज शाम को ना, रात में सोते समय 4-5 बादाम भिगो दिया करो। हाँ नहीं, सही बता रहे हैं। हाँ हाँ, वो इसीलिए कह रहा है, भूलोगे नहीं। 4-5 बादाम भिगो करके सुबह छील के खा लिया करो, उससे दिमाग बहुत तेज होगा। सच बता रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चों को जरूर करना चाहिए। आपका इतना तेज दिमाग हो जाएगा कि जो चीजें याद नहीं भी रखनी होंगी वो भी याद रह जाए। क्या कर पा रहे हैं सॉल्व? 10 प्लस 0 तो 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 माइनस 0.3 क्या हो जाएगा? 0.7, और फिर मल्टीप्लाई में 0.98 तो ऊपर हो जाएगा 10। मैं लिख ही देता हूं, हो सकता है कुछ बच्चे मेरे भरोसे बैठे हो, तो किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, है ना? जो मेरे भरोसे बैठे हैं, बेटा मैं आपके साथ हूं, परेशान बिल्कुल ना होना। मेरे को ले चलना एग्जाम में, मैं चलूंगा आपके साथ। 10 इंटू 0.7 इंटू 0.98 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई में ये कितना बचेगा? 0.8 बचेगा ना, फिर ऊपर इंटू 100। सर मल्टीप्लाई तो हम लोग कर लेंगे, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, और 8 पॉइंट कितना आया था? ये बचेगा, मैं एक बार चेक भी कर लूं मैंने सही लिखा है कि नहीं। 10 इंटू 0.7 इंटू 0.98 अपॉन ये 80 हो जाएगा ना? ठीक है, नालायको निकाल के बैठ गए हो। ये आफ्टर टैक्स आया कि बिफोर टैक्स आया? तो बिफोर टैक्स कौन निकालेगा? निकाला है, वो भी कॉपी में लिख लिया है? नहीं लिखा है? अभी मुहूर्त निकलवाएंगे तब लिख लेना है। कृष्णा, आपका कैलकुलेटर कहाँ है? कृष्णा ही नाम है ना आपका कैलकुलेटर?
भूल गए आप ये शायद इस बार दूसरी बार भूले हैं ना, आप एक बार और भूल चुके हैं। आपने ट्रीटमेंट सुन लिया ना, मेडिसिन सुन ली वो, थोड़े महंगे हैं, आराम से आप भिगो करके 17 पॉइंट। तो आफ्टर टैक्स का तो वही, ये आपने इसमें लिख दिया सब में कि ये सब आफ्टर टैक्स निकल रहा है, और बिफोर टैक्स के लिए आफ्टर टैक्स लिया 8.575 अपॉन 1 माइनस क्या किया है, टैक्स रेट कौन सा वाला उठाया, कॉर्पोरेट टैक्स रेट 50% यानी 0.5, तो 1 माइनस 0.5 यानी 0.5 बचेगा, 8.575 डिवाइड बाय 0.5 दैट इज 7, नहीं कितना हो गया पर ज्यादा आ गया मैंने, 8.575 डिवाइड बाय 0.5 ये 17.15%। ठीक है, क्लियर हो गया, पक्का। चैप्टर का नाम क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो ये चैप्टर अपन ने शुरू इसलिए किया था कि एक कंपनी की हम पूरी ओवरऑल एवरेज कॉस्ट निकाल पाए, क्योंकि एक कंपनी में केवल इक्विटी थोड़ी ना होगा कि हम केवल के ही निकाल के बैठ गए, या केवल रिटेन अर्निंग थोड़ी ना होगी कि के आर निकाल के बैठ गए, हो सकता है उसके यहां थोड़ा डेट हो, थोड़ा प्रेफरेंस हो, थोड़ा इक्विटी हो, थोड़ा रिटेन अर्निंग हो, तो हमें अलग अलग तो निकालना आता है कि डेट की कॉस्ट केडी हमें निकालना आता है, हम फॉर्मूला लगा देंगे, केपी हमें निकालना आता है, हम फॉर्मूला लगा देंगे, के निकालना आ गया, के आर निकालना आ गया। लेकिन अगर वो ओवरऑल पूरी कॉस्ट एक साथ पूछे तो हम कितनी बताएं, आपको बात समझ में आई? जैसे गाजर के हलवे में आपकी गाजर कितने की पड़ी, ये आपने अलग निकाल लिया, घी कितने का पड़ा है ना, दूध मान लीजिए डाला है वो कितने का पड़ा, और भी जो आइटम डालने, चीनी वो कितने की पड़ी, गैस कितने की पड़ी, लेबर कितने की लगी, सब आपने कॉस्टिंग निकाल ली अलग अलग, और ओवरऑल कोई पूछेगा तो ओवरऑल कर लेंगे। सेम काम अब हमारा अगला है, अगला काम हमारा है WACC निकालना। क्या निकालना? हाँ, ये ACC सीमेंट नहीं है, WACC है। क्या है? WACC का फुल फॉर्म है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या फुल फॉर्म है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या इसको हम लोग ना ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी बोलते हैं। किस नाम से बोलते हैं? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको एक जैसे एक और एग्जांपल कि एग्जाम आप गए, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपको पता चल गए कि कंपनी लॉ में इतने आए, JIGL में इतने आए, SBIL में इतने आए, है ना, आपके CFM में इतने आए। ओवरऑल परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे? सबको लोगे और डिवाइड कर दोगे उसके वेट से। तो यहां पे भी अपन यही करने वाले हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल लो या क्यू बोल लो, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल लो। उसको निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है कि सबसे पहले हमें स्पेसिफिक कॉस्ट पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि एग्जाम में टोटल तुम्हारे कितने परसेंट आए, तो टोटल परसेंट तब तक नहीं निकाल सकते जब तक इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के तुमको मार्क्स नहीं पता हो। तो अगर कभी हमें WACC निकालना है तो पहला हमारा काम होगा कि KD निकाल लें, KP निकाल लें, KE निकाल लें, KR निकाल लें। हो सकता है वो दिया हो तो वही ले लेंगे, नहीं दिया तो वो हमें निकालना आता है फॉर्मूले से। दूसरा काम होगा हम उसका वेट निकालें। क्या निकालें? वेट निकालें। वेट मतलब ऐसे कह रहे तौलेंगे नहीं जा करके, हाँ नहीं नहीं, वेट वैसे प्रैक्टिकल जीवन में आप तौल लेते हैं ना, यहां पे हम तौलेंगे दूसरी तरीके से, है ना, टेंशन ना लीजिए, वेट निकलवाएंगे। जब वेट निकल आया, स्पेसिफिक कॉस्ट निकल आई, तब हमारा WACC निकल आएगा। कैसे यूज करेंगे उसको, आइए मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पे लेके जाता हूं, फिर ये आप स्टेप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो ये रटना पड़ेगा। डायरेक्टली पहले दिमाग लगाते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन है हमारे सामने, बस इधर देखते रहना, बाकी मैं समझा दूंगा। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी एंड इट्स स्पेसिफिक कॉस्ट आर गिवन बिलो। कह रहे कंपनी है, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर हमने आपको बता दिया। सर ये क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है ना कि बिल्डिंग कैसी बनी हुई है ना, कितने माले की बनी, क्या कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब टोटल कैपिटल का क्या स्ट्रक्चर है, कितना डेट है, कितना प्रेफरेंस है, कितना इक्विटी, कितना रिटेन अर्निंग, क्या पोर्शन है, समझ रहे हैं? तो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी एंड उसकी स्पेसिफिक कॉस्ट, स्पेसिफिक कॉस्ट जो आपको निकालनी होती है, KD, KP, KE, KR, वो दे दिया है, कह रहा वो हम दे दे रहे हैं। फाइंड आउट, हमने कहा सर क्या निकाल दे, कह रहा सिंपल कॉस्ट भी निकाल देना, सिंपल भी दिख रहा है ना, एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकाल देना। दो KO निकालने हैं, एक सिंपल एवरेज के हिसाब से, एक वेटेड एवरेज। अगर कुछ नहीं बोलता है कभी तो हमेशा हम वेटेड एवरेज निकालते हैं। यहां बोल रहे हैं तो सिंपल भी निकाल देंगे, तो सबसे सिंपल होता है, नाम ही है। देखते हैं डेटा क्या दिया है। सोर्स दिया है, लॉन्ग टर्म डेट से हमने 15 लाख रुपए अपने यहां लगा रखे हैं। लॉन्ग टर्म डेट, जिसको आप डेट भी कह सकते हैं, डिबेंचर कह सकते हैं, डेट कह लीजिए। प्रेफरेंस शेयर 10 लाख रुपए लगा रखे हैं उनसे, इक्विटी शेयर के 20 लाख, रिटेन अर्निंग 5 लाख। टोटल कितनी कैपिटल लगा रखी है?
50 लाख की हमने टोटल कैपिटल लगा रखी। स्पेसिफिक कॉस्ट दी है आफ्टर टैक्स। याद रखिएगा WACC जब भी निकालते हैं तो हमें आफ्टर टैक्स स्पेसिफिक कॉस्ट चाहिए, जब तक स्पेसिफिकली बोल ना दे कि WACC बिफोर टैक्स निकालो। अगर बोल रहा है बिफोर टैक्स तो फिर हम सारी कॉस्ट बिफोर टैक्स लेंगे, नहीं तो हमेशा हमें आफ्टर टैक्स चाहिए, बिफोर टैक्स नहीं चाहिए होता। केओ जो भी हम निकालते हैं अगर कुछ नहीं बोल रहा हमेशा आफ्टर टैक्स निकालते हैं, बस बात खत्म। तो हमें स्पेसिफिक कॉस्ट दे दी। सर स्पेसिफिक कॉस्ट मतलब नहीं समझ में आ रहा है सर, क्या मतलब ये 4% क्या है? डेट की कॉस्ट यानी ये केडी दिया है बेटा 4%। 12% ये क्या चीज दी होगी? केपी दे दिया। अरे आपका काम आसान कर दिया, आपको केडी केपी केई ये दे दिया, ये केआर दे दिया, ये सब आपको निकालना नहीं पड़ेगा। आपको बस क्या करना है, एक सिंपल एवरेज से कॉस्ट निकाल देनी और एक वेटेड एवरेज से। कॉपी खोलिए, साथ में करते हैं, मिलके करते हैं, बहुत आसान तरीके से आपको समझाते हैं। हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ, पहले तो क्वेश्चन नंबर वगैरह सब डाल लेना जो तुम डालते हो। बोलो, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले सिंपल वाला निकाल लेते हो, सबसे सिंपल होता है कैलकुलेशन ऑफ सिंपल एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। करना क्या होता है सिंपल एवरेज में? सुनो, सिंपल एवरेज में केवल हम क्या करते हैं, सारी कॉस्ट उठाते हैं। इधर देख लेना, सिंपल एवरेज में हेडिंग डालनी तुम लोग ने, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कुछ करना क्या है वो सुन लो, फिर लिखेंगे। सारी कॉस्ट उठाएंगे, इनका टोटल कर देंगे। बीच में कभी स्कूल में सिंपल एवरेज निकाला है? टोटल कर देंगे और डिवाइड किससे कर देंगे? नंबर ऑफ आइटम से। 4 है तो 4 से, यानी नेक्स्ट लाइन लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखो केओ, केओ सर कैसे लिखेंगे? ऐसे, केओ एज पर सिंपल एवरेज इज इक्वल टू, केओ एज पर सिंपल एवरेज इज इक्वल टू क्या? कुछ नहीं, बस ये चारों को जोड़ना है। यहां दिखा देंगे 4 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 15 डिवाइड बाई जितने नंबर ऑफ आइटम है, 4 है तो डिवाइड बाई 4 करो जरा, 11.5 और परसेंट का साइन फिर लगा देंगे क्योंकि सब परसेंट में था ना। आ गया सिंपल एवरेज। बट ये जल्दी एग्जाम में पूछेगा नहीं, पूछेगा आपसे वेटेड एवरेज, पूछ लेगा सिंपल एवरेज तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप जोड़ करके 5 चीजें होती तो 5 करते डिवाइड, 3 चीजें होती तो डिवाइड बाई 3 करते। ये समझ में आ गया? फिर एक लाइन छोड़ के अगली हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ, बताओ क्या? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इसमें अपन करेंगे क्या, अपन ना एक सुंदर सी टेबल बनाएंगे, कॉलम बना के करेंगे। अब वो कॉलम क्या क्या होंगे पहले सुन लेना फिर लिखना। एक कॉलम अपन बनाएंगे सोर्स का, अभी सुन लेना, एक सोर्स का, एक बनाएंगे अमाउंट का, और अमाउंट के बगल में एक बना देंगे वेट का। कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगा। एक सोर्स का बनाएंगे, एक अमाउंट का, एक वेट का, एक बना देंगे स्पेसिफिक कॉस्ट का, और एक बना देंगे WACC का। WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी कितने कॉलम बनाएंगे? 5। एक बनाओ 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 बनाओ, साथ में कर रहे हैं। एक बनाओ सोर्स का, सोर्स, सोर्स मतलब कहां से पैसा आया है, ठीक है सर। एक बनाओ अमाउंट का कि सर कितना पैसा है, फिर इसका निकालेंगे वेट, मैं आपको तरीका बताऊंगा वेट निकालने का। फिर एक बनाओ सर स्पेसिफिक कॉस्ट का, आप पूरा लिख लेना स्पेसिफिक कॉस्ट, और सर एक बना दो सर WACC का, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर हम लोग फुल फॉर्म लिखें कि WACC? WACC भी चलेगा, समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसमें पता है 3 डेटा तो आपको गिवन है, वो तो बस हमने छापने। सोर्स दिया है क्वेश्चन में, अमाउंट दिया है, स्पेसिफिक कॉस्ट दी है, ये 3 कॉलम तो दिए हुए हैं, बस इसको छापना। और आप छापने में तो माहिर हैं, है कि नहीं? तो देख के छापो जरा, मैं भी क्वेश्चन निकाल लेता हूं तो मेरे को बार बार इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। कहां है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है बताना? 13, ठीक है। तो ये रहा, सोर्स में जैसा ऐसा दिया बिल्कुल वैसा ही छाप दो। लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफरेंस शेयर्स, मैं जैसे अलग अलग कलर के यूज करता रहता हूं एग्जाम में, आप मत करना, आप एक ही कलर से यूज करना, लाल पीला हरा मत ले जाना पेन, ठीक है। इक्विटी शेयर, और क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग। सर ये गिवन है अपने को, हाँ बेटा। अमाउंट भी गिवन है क्या? हाँ हाँ, 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख, और क्या है? 5 लाख।
तो टोटल कितना हो गया भैया 50 लाख। ठीक, ओके, टोटल लिख दिया यहां मैंने 50 लाख का। 50 हो रहा है कि आपने बस क्वेश्चन से देख के लिया? एक बार चेक भी कर लो 50 लाख हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टोटल कर लो कैलकुलेटर पे या जैसे भी आपको करना हो रहा है। चलो, स्पेसिफिक कॉस्ट भी गिवन है, वो भी लिख देते हैं। और ये कितनी गिवन है 4 12 15 15, ठीक है ना। परसेंट आप एक काम कर सकते हैं, ऐसा कर लो, आप ऊपर ही अगर जगह हो तो जहां आपने स्पेसिफिक कॉस्ट लिखा है वहीं पे लिख लेना ब्रैकेट में इन परसेंटेज, WACC में भी लिख लेना इन परसेंटेज। बस बार बार परसेंट का साइन क्यों लगाएं हम, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, उससे क्या फायदा। ठीक है जी। अब हमारे पास पता है हमको क्या पता करना है, पहले वेट। वेट निकालना बड़ा आसान है। कैसे निकलता है वेट, सुनो। आपका डेट कितने रुपए का लगा है 15 लाख, और टोटल कैपिटल कितनी है 50 लाख। 50 लाख में 15 लाख का डेट है, इसका वेट कैसे निकलेगा, करो कैलकुलेट में 15 लाख अपॉन 50 लाख। जितने का डेट लगा है 15 लाख का अपॉन 50 लाख, 15 लाख अपॉन टोटल 50 लाख, 15 लाख अपॉन 50 लाख, कितना आया 0.3 इसका वेट है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, 0.3। क्या किया 15 लाख जितना डेट था अपॉन टोटल 50 लाख। सर प्रेफरेंस शेयर का कैसे निकालोगे, 10 लाख अपॉन 50 लाख, 10 लाख अपॉन 50 लाख, 0.2, 0.2, 0.2 आ रहा है कि 0.2 आ रहा है, हाँ 0.2 आएगा। गैस करो इक्विटी का कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा पहले तो ये बताओ। 20 लाख अपॉन 50 लाख, 20 लाख करते चलना ऑनलाइन वाले बच्चों तुम लोग भी, 20 लाख अपॉन 50 लाख 0.4, और फिर रिटेन अर्निंग का 5 लाख अपॉन 50 लाख 0.1। और आपको एक राज की बात बताएं, किसी को बताइएगा नहीं, वेट का टोटल हमेशा 1 होता है। करने की लिखने की जरूरत नहीं है, बस चेक कर लो अपने लिए कि टोटल 1 है कि नहीं। वेट का टोटल अगर 1 नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गलती करी, या कभी क्या होता है राउंड ऑफ की वजह से थोड़ा सा अंतर आता है 0.99 या इस तरीके से, वो चलेगा, राउंडिंग ऑफ करनी पड़ती है, बाकी वेट का टोटल हमेशा 1 होता है। 1 है। अब सर क्या करना है, अब अपन WACC कैसे निकाले, वेट को मल्टीप्लाई कर दे स्पेसिफिक कॉस्ट से, वेट और स्पेसिफिक कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दे, मतलब 0.3 मल्टीप्लाई 4 करो जरा, 1.2, ऐसे ही 0.2 मल्टीप्लाई 12 2.4, 0.4 मल्टीप्लाई 15 कितना 6, ओके, 15 मल्टीप्लाई 0.1 1.5। देख लेना, मैंने ऐसे आप लोग को बस सुन के लिख लिया, अगर कोई पे कुछ गलत हो तो बता देना, हम भी सही कर लेंगे। बस इसका टोटल कर दोगे, यही तुम्हारा के है, टोटल कर दो आखिरी वाले कॉलम का 1.2 प्लस 2.4 प्लस 6 प्लस 1.5 है। हाँ मेरा तो 11.1 आ रहा है, कितना आ रहा है तुम लोगों का 11.1%। का साइन और लगा देना। सर इसमें बाद में 100 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अरे नहीं नहीं, स्पेसिफिक कॉस्ट खुद ही परसेंटेज में थी, तो ये जो आया ही अपने आप परसेंट में आया है, बाद में 100 फिर से ना मल्टीप्लाई कर देना कि एग्जाम में लिख कर क्या है 1110%, ऐसा नहीं करने का। थोड़ा सा ना अपने आंसर को भी एग्जाम में देख लेना कि बिल्कुल ही ऐसा ना हो कि आप ही के गले के नीचे नहीं उतर रहा। समझ में आ गया क्या किया WACC के लिए, अपने ने 5 गिनती के कॉलम बनाए हैं, एक सोर्स का, बोलो मेरे साथ, सोर्स का, अमाउंट का, वेट का, स्पेसिफिक कॉस्ट का, और आखिरी में जो आपको चाहिए WACC। और WACC क्या होती है, इसका टोटल, वो चीज है WACC। फिर आप नेक्स्ट लाइन में लिखना हो तो लिख लीजिए पूरी लाइन में, देयरफॉर WACC इज 11.1%। बस एग्जाम में बहुत टाइम हो तो आप बहुत बड़ा बड़ा लिखना, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 11, जितना टाइम हो एग्जाम में उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में बहुत टाइम मिलता है, हाँ कई समझदार कह रहे नहीं आता होगा तो टाइम हो जाएगा, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो आप इतना कर सकते हैं। समझ में आ गई बात, आसान है WACC। तो WACC के लिए पता है आपको एक तो अमाउंट चाहिए ही होगा,
तभी वेट निकलेगा। और एक क्या चाहिए होगा? स्पेसिफिक कॉस्ट। अगर स्पेसिफिक कॉस्ट गिवन नहीं हो तो पहले स्पेसिफिक कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, वो हमको आती है, केडी निकालना, केपी निकालना, केई निकालना, केआर निकालना, अपना दिमाग लगा के पहले वो निकाल लेंगे, फिर हम ये फटाफट लाइनें खींच के निकाल देंगे। और अगर एग्जाम में केवल वर्ड यूज कर रहा है कि एवरेज निकाल दो, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो सिंपल एवरेज निकालोगे कि वेटेड? वेटेड निकालना। सिंपल तब तक ना निकालना जब तक कह ना रहा हो कि सिंपल निकाल दो, नहीं तो बहुत सिंपल काम करोगे, बहुत सिंपल सिंपल नंबर देगा। ठीक है ना, वेटेड ही निकालते हैं हमेशा। इतनी बात समझ में आ गई? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर बढ़िया से आपको सब समझ में आ ही रहा है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है सर। देखो एक मिनट इधर देखो जरा, इसी क्वेश्चन में इधर देखना बेटा। जैसे WACC वेट और स्पेसिफिक कॉस्ट के कॉम्बिनेशन से निकल रही, वेट में आप स्पेसिफिक कॉस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, WACC आ रही। किसी भी कंपनी का क्या टारगेट होगा कि WACC ज्यादा से ज्यादा आ जाए कि कम से कम आए? कंपनी के नजरिए से कंपनी क्या चाहेगी कि उसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आए कि ज्यादा आए? कम आए, कॉस्ट है ना वो। कोई भी कंपनी क्या चाहेगी कि कॉस्टिंग कम आए। अगर आप वेट में चेंज करते हो तो क्या WACC में चेंज आएगा? भाई वेट और स्पेसिफिक कॉस्ट के मल्टीप्लाई करके आप स्पेसिफिक कॉस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो वेट से, तभी तो WACC आ रहा है। अगर आप वेट या स्पेसिफिक कॉस्ट किसी में भी अगर चेंज हो जाएगा तो WACC ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो जाएगा। यस और नो? यस। सवाल आता है ये जो वेट होता है वो हम कैसे निकालते? ये हमें आ गया। कैसे निकालते भाई? अमाउंट है, उसका टोटल किया और डिवाइड करते हैं 15 लाख अपॉन 50 लाख, तो डेट का आ गया 10 लाख अपॉन 50 लाख की प्रेफरेंस एंड सो ऑन। बट ये जो अमाउंट पकड़ा है, ये कौन सा अमाउंट पकड़ा है सर? मतलब नहीं समझ आया। ये जो अमाउंट पकड़ा है, मेरा क्वेश्चन है 15 लाख डेट का, प्रेफरेंस का 10, ये 20 है 5। सर ये तो दिया हुआ था, अपने ने पकड़ लिया, बिल्कुल सही दिया है, वैसे पकड़ लिया। लेकिन ये अमाउंट कौन सा लेते? जैसे मान लो आज हमने डेट इश्यू किया 15 लाख का, डेट इश्यू किया कितने रुपए का? डिवेंचर 15 लाख की, यानी 15 लाख रुपए की उसकी बुक वैल्यू है। एक साल बाद मार्केट में उसकी वैल्यू हो गई 18 लाख। मार्केट प्राइस चेंज होता रहता है ना। तो हम ये 15 लाख पकड़े बुक वैल्यू कि मार्केट वैल्यू पकड़े? हमें तो जैसा नहीं, आंसर क्या है सही? ना बुक वैल्यू ना मार्केट वैल्यू, आंसर सही है। हमें जैसा क्वेश्चन कहेगा हम वैसा पकड़ेंगे। अगर जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं बोल रहा था, केवल एक ही अमाउंट दिया था, कुछ बता नहीं रहा, तो हमने यही पकड़ लिया। जो भी हो, ये बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू, आमतौर पे बुक वैल्यू दिया। अगर मान लो हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि सर डेट की 15 लाख बुक वैल्यू थी, लेकिन आज मार्केट वैल्यू 18 लाख है। प्रेफरेंस की बुक वैल्यू 10 लाख थी, लेकिन आज मार्केट वैल्यू 11 लाख है। आप नोट मत कर लेना, हमारे मन में जो आ रहा है बस वो लिख दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। इक्विटी की बुक वैल्यू 20 लाख थी, आज मार्केट वैल्यू 22 लाख है। और रिटेन अर्निंग की लेट से 5 लाख थी, आज 6 लाख है। और कह रहे सर अब निकालो WACC मार्केट वैल्यू का वेट यूज करके। अब निकालो WACC क्या यूज करके? मार्केट वैल्यू का वेट यूज करके। तो हम बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, डरेंगे नहीं। हमें वही कॉलम्स बनाने हैं, सोर्स, अमाउंट, वेट, स्पेसिफिक कॉस्ट, WACC। बस जब अमाउंट लिखेंगे तो ये बुक वैल्यू वाला अमाउंट नहीं लिखेंगे, मार्केट वैल्यू वाला अमाउंट लिख देंगे, तो वेट अपने आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 देखो बहुत ध्यान से, क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है। इन क्वेश्चन नंबर 13 यानी ऊपर वाले में कुछ चेंज करने के लिए कह रहा है। क्या? एज्यूम करिए, क्या सर? मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट 150%। कह रहा मानिएगा जैसे प्रेफरेंस शेयर आपको ऊपर कितने के दिए थे? 10 लाख, ये इसकी बुक वैल्यू थी, लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी मानिएगा इसकी? 150%। जरा 10 लाख कैलकुलेटर है ना, 10 लाख का 150% निकालो। 15 लाख, 10 लाख इंटू 150%। $15 लाख, यानी आपके प्रेफरेंस शेयर की जिसकी बुक वैल्यू 10 लाख है, उसकी मार्केट वैल्यू 15 लाख। आपको बात समझ में आई?
ऐसे ही क्या बोल रहा है, इक्विटी शेयर एंड रिटेन अर्निंग की 160%, जितनी बुक वैल्यू उसका 160% मार्केट वैल्यू, यानी 20 लाख इक्विटी शेयर की बुक वैल्यू है, इसका 160% करो 32 लाख, तो 32 लाख की इक्विटी की मार्केट वैल्यू है। रिटेन अर्निंग के लिए भी यही बोल रहा है, इक्विटी एंड रिटेन बोल रहा है ना, रिटेन 5 लाख का भी जरा 160%, 8 लाख 8 लाख। ये बात सबके समझ में आ रही है ना। और भी कुछ बोल रहा है क्या सर, डिबेंचर सेट पार, डिबेंचर को पार पे ही मानना, पार मतलब जो बुक वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू है, यानी इसकी मार्केट वैल्यू वही 15 लाख है तो 15 लाख ही है। सर निकालना क्या है, कैलकुलेट करनी WACC एज पर मार्केट वैल्यू वेट। तो चलो हेडिंग डालो, करते हैं साथ में क्वेश्चन नंबर 14, और हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ WACC एज पर मार्केट वैल्यू वेट। एक काम करना है, अमाउंट का कॉलम थोड़ा सा ना चौड़ा बना लेना, थोड़ा सा बड़ा बना लेना अमाउंट का कॉलम, तो वहीं अपन कैलकुलेशन दिखा देंगे कि 10 लाख इंटू 150% जैसे किया ना, तो अमाउंट के कॉलम थोड़ा सा बड़ा, बाकी सारे कॉलम वैसे ही रहने वाले। एक सोर्स का पहले हेडिंग डाल ली आपने, कैलकुलेशन ऑफ WACC एज पर क्या लिखा, मार्केट वैल्यू वेट, कैलकुलेशन ऑफ WACC एज पर मार्केट वैल्यू वेट। एक सोर्स का बन जाएगा, एक अमाउंट का, एक वेट का, एक स्पेसिफिक कॉस्ट का, और एक आखिरी में WACC का। स्पेसिफिक कॉस्ट में ब्रैकेट में लिख देना वहीं पे इन परसेंटेज, और WACC में भी लिख देना इन परसेंटेज। बना लिया, कॉलम बन गया। चलो सोर्स में अब ये चारों चीजें पहले टीप दो जल्दी से, लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग। टीपने की आदत तो आपकी होगी ना, मतलब स्कूल वगैरह में कभी चीटिंग करी आपने? अपने सब इतने पवित्र बच्चे आए हैं, किसी ने कभी चीटिंग नहीं करी? सर बताते थोड़ी ही ना है ऐसी कोई बातें हम लोग। नहीं, स्कूल में बड़े माहिर होते हैं बच्चे, 1 मिनट के अंदर पूरा पेपर टीप देते हैं, इतनी तेजी में टीप, उसी से स्पीड बनती है, पेपर ही ले लेते हैं। कुछ कुछ स्कूल वाले ही चीटिंग कराते हैं ना, मूवीज वगैरह में कुछ आप देखेंगे तो स्कूल में ही बता रहे आंसर, लिखो इसका आंसर, फटाफट लिखो। बट ऐसा ना इन कोर्सेज में नहीं करता इंस्टीट्यूट, पता नहीं क्यों इसमें नहीं कराता चीटिंग। चलो तुमने लिख दिया होगा लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग। अब लॉन्ग टर्म डेट में 15 लाख लिख दो अमाउंट में, प्रेफरेंस शेयर में कैसे दिखा दोगे, 10 लाख इंटू 150%, वही दिखा देना, तो तुम्हें अलग से कैलकुलेशन नहीं शो करना पड़ेगा। 10 लाख इंटू 150% इज इक्वल टू 15 लाख, है जगह इतनी बची है अमाउंट में। इक्विटी में दिखा देना 20 लाख इंटू 160% इज इक्वल टू 32 लाख। रिटेन अर्निंग में दिखा देना 5 लाख इंटू 160% इज इक्वल टू 8 लाख। ना जगह बची हो तो ऐसे ही लिख देना 15 लाख 15 लाख, 15 15 32 और 8 लाख। नीचे वर्किंग दिखा देना बाद में कि मार्केट वैल्यू वेट ऐसे निकाला है, मार्केट वैल्यू ऐसे निकाली है। खैर अब टोटल करो अमाउंट का, 70 हो रहा है, 15 15 30 32 62 और 8 70, बिल्कुल सही, 70 लाख हो जाएगा। वेट कैसे निकालोगे डेट का, 15 लाख अपॉन 70 लाख, 15 लाख अपॉन 70 लाख, तो 0.214 आ रहा है ना समथिंग। आप कितने डिजिट तक ले रहे हो? कम से कम वेट जो है ना मेरे हिसाब से 3 या 4 डिजिट तक लेना चाहिए, तभी ठीक ठीक आएगा। 3 ले लो, 2 ना लो, कम से कम 3 डिजिट, 0.214 कर दो। हाँ 0.214। सबको समझ आया डेट का वेट कैसे निकला? 15 लाख का डेट है अपॉन 70 लाख, 70 लाख जो मार्केट वैल्यू के अमाउंट का टोटल है, 0.214। क्या हुआ विधि, कर तो लिया आपने? आपने कर तो लिया, वेट लिख तो दिया है। स्पेसिफिक कॉस्ट बेटा यही लेंगे जो दिए, उसमें कोई चेंज है नहीं। हाँ स्पेसिफिक कॉस्ट तो यही लेंगे, 4 12 15 15।
बताओ प्रेफरेंस का वेट कितना लिखा आपने, उसका भी 0.214, क्योंकि 15 लाख के प्रेफरेंस शेयर अपॉन 70 लाख, 0.214। सर इक्विटी का कितना लिखेंगे, 32 लाख अपॉन 50 लाख, 32 लाख अपॉन 70 लाख, सॉरी 32 लाख अपॉन 70 लाख, 0.457, 0.457, 32 लाख अपॉन 70 लाख। डेसिमल के बाद 3 डिजिट ले रहे हैं ना अपन, तो 0.457 आया। और रिटेन अर्निंग का 8 लाख अपॉन 70 लाख, 0.114, 0.114। एक बार चेक कर लो वेट का टोटल 1 हो रहा है कि नहीं, 999 है, तो कहीं पे एक आप प्लस कर दो किसी भी एक में ताकि 1 हो जाए। अपने मन से आप कर सकते हो कहीं पे भी, नहीं भी ध्यान दोगे, नहीं भी करोगे तो भी ऐसी कोई गलती नहीं है, मतलब समझे। 0.999 है तो कैलकुलेटर का वो राउंडिंग ऑफ करिए, उसका एरर आ जाता है। किसी भी एक में आप ऐसा कर दो कि 1 बन जाए टोटल। मे बी इक्विटी में जैसे आपका था 32 लाख को 70 लाख से किया था, तो 0.457 की जगह, नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। मैंने बोला पूरी बात अगर आप सुनेंगे तो, मैं इसीलिए सब बोलता रहता हूं, नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। नहीं भी करेंगे अगर आप, कोई बात नहीं, नहीं इतना दिमाग लगाना, तो आप टोटल वगैरह वेट का ना करो, 0.999 जो है वो ठीक है चलेगा। बस मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ भैया, देखिए कौन सा भैया जल्दी बताएगा, है आप कितना आ रहा है एक बार फिर से बोलिए। अच्छा आपका 11.99, अप्रोक्सीमेटली 12 के लमसम है, 12% के लमसम, आप 11.99 भी चलेगा है, 12.004 ठीक है, 12 के लमसम है, ये भी चल जाएगा, 12.004 भी चल जाएगा, 11.99 भी चल जाएगा, ठीक है सब सही है, 12 भी लिख दोगे तो भी ठीक है। आ गया सबका 12% पक्का। ऊपर वाले में कितना आया था, 11.1 आया था, ठीक है। बताओ क्लियर हो गया। तो एग्जाम में जैसा बोले वैसा आप वेट ले लेंगे, बुक वैल्यू बोलेगा बुक वैल्यू का वेट ले लेंगे, मार्केट वैल्यू बोलेगा मार्केट वैल्यू, कुछ नहीं बोलेगा तो जैसा डेटा गिवन होगा हम वैसा काम कर लेंगे। किसी का ना है तो हमसे पूछ ले, हम बता देंगे। रोशनी अभी अभी आई है शायद, तो रोशनी आप अभी शायद स्टार्टिंग से नहीं थी ना, आ रहा है आपको। कुछ कुछ बच्चे ऑनलाइन में आके देख के चले जाते हैं कि पढ़ा रहे हैं सब सही चल रहा है दुनिया में, ठीक है कि नहीं। चलो देखो, अपन ने बुक वैल्यू का वेट सीख लिया, मार्केट वैल्यू सीख लिया। कई बार क्वेश्चन अपने मन से कोई वेट बता देता है, हमने कहा मतलब, कह रहा साहब हमें ऐसा लगता है कि हम टोटल जितना पैसा लगाएंगे, मान लो हमें 100 रुपए चाहिए फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे आपको समझाने के लिए 100 रुपए चाहिए, तो हम 20 रुपए डेट से लाएंगे, 20 रुपए प्रेफरेंस से लाएंगे, और बचे हुए लेट से 60 रुपए, 60 रुपीज हम इक्विटी से ले आएंगे, रिटेन अर्निंग कुछ नहीं, 20 रुपए डेट के, 20 रुपए प्रेफरेंस, और इक्विटी में कितना 60। तो वेट कैसे निकलेगा, 20 रुपए अगर आप डेट से ला रहे हैं 20%, तो डेट का वेट हो गया 20/100, 20% मतलब 0.2, प्रेफरेंस का वेट हो गया 0.2, और 60 अगर इक्विटी के तो 60/100। कहने का मतलब, हाँ 0.6, कहने का मतलब यह है 3 तरीके के वेट होते हैं, एक बुक वैल्यू का वेट, एक मार्केट वैल्यू वेट, एक टारगेटेड वेट। टारगेटेड वेट का मतलब यह है कि हम ओवरऑल जो पैसा लाने वाले हैं उसमें इतना % पैसा इससे लाएंगे, कि हमें 1 करोड़ की जरूरत है तो हम 1 करोड़ का 10% डेट से लाएंगे 10 लाख रुपए, 20% प्रेफरेंस से लाएंगे 20 लाख रुपए, बचा हुआ 70% में इक्विटी से लाएंगे 70 लाख रुपए। ये होता है टारगेटेड वेट।
तो डेट का वेट कितना होगा, 10% उससे ला रहे हो तो 0.1 डेट का वेट हो गया, प्रेफरेंस का वेट 20% ला रहे हो 0.2, और इसका वेट आपका इक्विटी का 0.7, और मल्टीप्लाई स्पेसिफिक कॉस्ट आपको गिवन होगी, वो करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। यानी जब टारगेटेड वेट होता है तो और आसान हो जाता है, क्यों, क्योंकि वेट भी दे ही देता है, वेट भी दे देता है, स्पेसिफिक कॉस्ट भी दे देता है, बस अपन को लिख करके मल्टीप्लाई करना होता है। कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है इफ इन क्वेश्चन नंबर 13, मिल गया ना आपको, ऊपर वाले ही क्वेश्चन में कह रहा है एज्यूम करिए, हमने कहा क्या एज्यूम करें सर, इफ इन क्वेश्चन नंबर 13 द फर्म बिलीव्ड, फर्म को ऐसा लगता है, जब हम लोग फर्म बोलते हैं तो फर्म कंपनी सब एक ही मतलब, द फर्म बिलीव दैट इट्स ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमल मतलब समझते हो, ऑप्टिमल मतलब होता है सबसे अच्छा, उस सिचुएशन में सबसे अच्छा। जैसे आप लोग खाना खाते हैं, कुछ हमने कहा खाना खाते हैं, कुछ ऐसे करते हैं हिला, हाँ तो हाँ में गर्दन हिलाओ, हमें लगा कोई देवी देवता तो नहीं अपने पास पधार गए, नहीं, अच्छा। तो जैसे आप खाना खाते हैं, लेट से मान लो दाल खा रहे हैं, है ना, दाल, तो दाल में अगर नमक ना पड़े तो अच्छी लगेगा, नहीं अच्छा लगता, और अगर एक कटोरी दाल में 1 किलो नमक डाल दिया तो भी नहीं अच्छा लगेगा, तो यानी कम होगा तो भी नहीं बढ़िया आता है, ज्यादा हो तो भी नहीं, ठीक ठीक होना चाहिए। और उस ठीक ठीक की भी सबकी डेफिनेशन अलग होती है, आप समझिएगा मेरी बात को, कोई थोड़ा सा कम नमक पसंद करता है, थोड़ा कोई, ऑप्टिमल का मतलब कि मेरे हिसाब से ये कैपिटल स्ट्रक्चर सबसे अच्छा है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में सबके हिसाब से यही अच्छा होगा, ऑप्टिमल उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए होता है। चाय पीते हो, चाय कॉफी जो भी आप पीते हो, अब चीनी कुछ लोग बिल्कुल फीकी पीते हैं, मे बी डायबिटीज कारण या जो भी है, कुछ लोग बहुत चीनी पीते हैं, 10 चम्मच चीनी डाल के खड़ी, वो अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी कि हम खड़ी चम्मच की चीनी, चम्मच खड़ी हो जाए उसके अंदर है, तो कुछ लोग कम चीनी पीते, अलग अलग तरीके के लोग हैं ना, उनके लिए वैसा ऑप्टिमल है। जैसे चाय में कुछ लोग बहुत प्योर मिल्क की चाय बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ड्रॉपर से दूध डालते हैं, बस एक तो बस हो गया अलग। तो इसमें कौन सही कौन गलत, सब सही है, ना कोई सही ना कोई गलत, सबके लिए अपना ऑप्टिमल है। बात समझ में आई, ये बात ना जल्दी लोगों को समझ में नहीं आती, ऑप्टिमल मतलब आपके लिए पर्टिकुलर वो सिचुएशन में वो चीज सही है। जैसे ये लोग कहते हैं, पहले की लेडीज जो थी, है ना, अब तो नहीं मानती पहले की लेडीज कहती थी मेरा पति मेरा देवता है आज समझिए, बहुत बढ़िया एग्जांपल है समझने के लिए। तो उसका पति उसका देवता है, सबका देवता नहीं है, और ना ही सब उसके देवता है, आप समझे मेरी बात को। तो वो है ऑप्टिमल, ऑप्टिमल मतलब उस सिचुएशन में सबसे बेस्ट, अगर उससे ज्यादा होगा तो भी खराब हो जाएगा, उससे कम होगा तो भी खराब हो जाएगा, ये होता है ऑप्टिमल वर्ड का मतलब। ऑप्टिमल भी बोल सकते, ऑप्टिमम भी बोल सकते। बात समझ में आ गई आपको, पक्का? चलिए अब देखते हैं। If in question number 13 the firm believe that its optimal capital structure is consisting of, क्या होना चाहिए ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर में, 40% हिस्सेदारी डेट की होनी चाहिए। मतलब अगर 100 रुपए ला रहे हैं कहीं से, तो 100 रुपए में 40 रुपए कहां से लाओ, डेट से। 10% रुपए यानी 10 रुपए लेकर क्या हो, प्रेफरेंस शेयर से, 35% इक्विटी शेयर से, 15% रिटेन अर्निंग से। तो ये क्या दिया, ये वेट दे दिया, कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग टारगेट वेट्स। तो करना क्या है सर, स्पेसिफिक कॉस्ट तो दी नहीं, वो दी है ना क्वेश्चन नंबर 13 में एज्यूम करना है, वो तो वही लेंगे। करना क्या है, आप एक काम करिए, देखिए इसमें एक सोर्स का कॉलम बना लेंगे, एक अमाउंट की जगह टारगेट वेट्स का कॉलम बना लेंगे, टारगेट वेट इन परसेंटेज, बगल में वेट। मतलब आप एक काम करिए, आप पहले कॉलम से रही, मैं हेडिंग बोलता जा रहा हूं, एक बनाइए सोर्स, एक बनाइए सोर्स, बगल वाले में बनाइए टारगेट वेट, ब्रैकेट में इन परसेंटेज, टारगेट वेट्स इन परसेंटेज। अमाउंट तो लिखना नहीं ना इसमें, है ना, और उसके बगल में वेट, उसके बगल वाले में वेट, फिर उसके बगल में आपको बताया बाकी दो कॉलम कौन, एक स्पेसिफिक कॉस्ट का, एक WACC का। तो नंबर ऑफ कॉलम उतना ही रखें जानबूझ के कि आपको परेशानी ना हो। अच्छा आपने निकाल दिया, अरे वाह बहुत बढ़िया। अभी पता नहीं आंसर, ये लोग भी एक दो लोग और बता देंगे तब मान लेंगे। तो सबसे पहले सोर्स में तो बेटा यही लिख दो, लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग।
लिख दिया। अब टारगेट वेट इन परसेंटेज में 40% लिखो। डेट के सामने देख देख के लिखना, कहां लिख रहे हो? डेट के सामने 40%, प्रेफरेंस शेयर के सामने बताओ कितना, कहां से देख रहे हैं सर आप? ये देख रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 से। ये 40% यहां, ये 10% लिखो प्रेफरेंस शेयर के सामने, 35% इक्विटी के सामने और 15% रिटेन अर्निंग के सामने। लिख दिया। अब बगल वाला जो कॉलम वेट का बनाया है, जैसे 40% का मतलब कितना हो जाएगा? 0.4, तो वहां लिखो 0.4। 10% का मतलब कितना हो जाएगा? 0.1। 35% 0.35 और 15% 0.15। और एक बार अपने मन के लिए अपनी तसल्ली के लिए टोटल करके चेक कर लो, 1 हो रहा है, वेट का टोटल 1 हो रहा है। परसेंट का टोटल 100 होता है और वेट का टोटल 1 होता है। परसेंट वाले कॉलम का करोगे तो 100% निकलेगा। 1 हो रहा है ना? चलो बस अब क्या करना है, अगला कॉलम स्पेसिफिक कॉस्ट का है, लिख दो 4, 12, 15, 15। ऊपर हेडिंग डाल दी होगी तुमने, स्पेसिफिक कॉस्ट ब्रैकेट में परसेंटेज, और फिर 4, 12, 15, 15 मल्टीप्लाई करो, फटाफट WACC निकालो, टोटल करके हमको आंसर बताओ। ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी बताओ। बहुत बढ़िया चैप्टर है, इससे मान के चलो एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। 10.3, वेरी गुड। और आप क्या बता रही थी रोहाली पहले आंसर जो? 10.3, गुड, वेरी गुड। 10.3% का साइन लगा दीजिएगा। और नेक्स्ट पूरी लाइन में आप लिख देते ना एक बार, WACC एज पर टारगेट वेट इज इक्वल टू 10.3%, ऐसा एक छोटा सा लिख देंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया सभी को? पक्का? चलो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले 1-2 बार 3 बार रिवाइज करके आइएगा। ठीक है, थैंक यू। कोई डाउट तो नहीं ना किसी को? समझ में आई थी आपको क्लास? ओके।